आप देखिए, जेएनयू से, जामिया से कितने नौजवानों को झूठे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। कितने वो ब्राइट लोग थे, कितनी अच्छी उनकी सोच थी, एक सेकुलर सोच थी, एक गरीब और महकूम के बारे में सोचते थे। लेकिन सरकार के पास कुछ देने के लिए नहीं है, सरकार के पास कुछ करने के लिए नहीं है। तिजोरी जो माल तिजोरी पति जो है, तिजोरी लोगों को, अमीरों की तिजोरी भरनी थी। तो इन नौजवानों की जो बातें होती थी उन बातों में बड़ा असर था। सरकार घबरा गई और घबरा के इनको जेल के अंदर में डाल दी। और अदालत में भी जिस तरह सरकार का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए आजकल बहुत सारे गरीब लोगों को, जो जो कमजोर लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज लोहिया की जरूरत भारत की सियासत में बहुत ज्यादा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ गहराई से कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं। जो देश के हालात हैं उस पर हम कुछ ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो आमतौर पर दूसरे माध्यमों से हमें नहीं मिलती। आजकल तो अखबार और टेलीविजन खबरों से खाली हैं। वो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया ने जिस तरह से सब तरफ एक तरह से कब्जा किया है। सोशल मीडिया पे कुछ स्पेस बचा है, इसमें भी बहुत लोग उस तरफ के इधर आ गए हैं जो यहाँ भी कोई काम अगर कर रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं रोका जा सके। इस वक्त जो हम आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान है अभय कुमार जी, जिन्होंने पीएचडी की है हिस्ट्री में, यानी तारीख में, और पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। हर हफ्ते आपका आर्टिकल इनकलाब उर्दू के अखबार में छपता है। आप उर्दू में बेहतरीन बोलते हैं, लिखते हैं, और इससे पहले भी आपने पिछले हफ्ते उनका इंटरव्यू देखा है जो आपने काफी सराहा है। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि अभी एक ताजा वाकया हुआ है। गुजरात में भी चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहां इलेक्शन कमीशन ने वहां की कुछ कॉरपोरेट हाउसेस कंपनियों को, तकरीबन 1000 कंपनियों के साथ एक तरह से करार लिया है, वादा लिया है कि आप अपने यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं, अगर वो वोट नहीं डालते तो उनका नाम अपने नोटिस बोर्ड पर दें और अपनी वेबसाइट पर दें। एक तरह से शर्मिंदा करने का एक तरीका उन्होंने अपनाया है। अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का नाम इसमें लिया जा रहा है, और इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जो खबर हमारे सामने आई है। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो जेलों में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी कोई राय रखने की कोशिश की या सियासी तौर पर इख्तलाफ रखने की कोशिश की। इस वक्त हाल ही में देश ने राम मनोहर लोहिया जी, उनका नजरिया किस तरह से भारत की पॉलिटिक्स में प्रिवेल करता रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ऐसे वाकयात के बीच में आप भारत की राजनीति को कहां पाते हैं, जबकि खुद बीजेपी के लोग भी राम मनोहर लोहिया को आदर्श के तौर पर कभी कभी जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब अलग राय रखना जुर्म हो गया है, डेमोक्रेसी को आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते भी हैं, आपकी जानकारी है बहुत गहराई से। आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका एक बार फिर दिया अपने इस चैनल पे। आप सब लोगों का शुक्रिया जो लोग इसको देख रहे हैं। आपने बहुत ही सही बात बताई कि आजकल हमारे देश में खासकर कुछ सालों से ये जो चलन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आपने अपनी राय अलग रखी, अगर वह राय एक खास सियासी जमात के सुर में सुर मिला के नहीं बोली जा रही है, तो आपको कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप गद्दारे वतन हैं, आप हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और बात आगे बढ़ाते बढ़ाते कहा जाएगा कि आप जो हैं वो बिल्कुल समाज के लिए और हिंदू समाज खास करके लिए, इसके लिए आप खतरा हैं, आपको जीने का कोई हक नहीं है।
बगैर किसी कार्रवाई को आपको गिरफ्तार कर देना चाहिए, आपको बेल नहीं मिलना चाहिए, आपको जेल में बंद रखना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आपको उम्र कैद भी दे देनी चाहिए। इस तरह की एक मेंटालिटी जो है, ये देश में पनप रही है और ये मेंटालिटी जो है, अपनी जो तख़रीबकारी है, अपनी बुराइयों को बेचने के लिए ये कहती है कि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं समाज के अंदर में, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं और वो देशभक्त नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। हो क्या रहा है, असल बात ये है जो कि हमारे जो भी दोस्त हैं, जो इस आपके चैनल को देख रहे हैं, वो भी ये बात कहीं न कहीं समझते हैं कि सरकार जो है वो आम आदमी को राहत दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार जो है वो महकूम तबकात के जो दिलों को जीतने की ये कोशिश है उसमें नाकाम साबित हो रही है। तो उनको ये लगता है कि जमहूरियत में वोट लेना हासिल करना ज़रूरी है, तो किसी तरीके से एक माहौल बनाया जाए, एक पीआर टीम का इस्तेमाल किया जाए, जो आपने गोदी मीडिया का ज़िक्र किया, अखबार में पत्रकारों को खरीद लिया जाए और मेरे मतलब एक खास सियासी पार्टी के पक्ष में खबर दिन-रात चलाई जाए और हिटलर ने भी जो जर्मनी के जो तानाशाह हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि झूठ को इतनी बार कहो और इतनी बार बढ़ा के कहो और इतनी ज़ोर-ज़ोर से कहो कि सच्चाई दब जाए। तो कोशिश ये है कि जो भी सोचने वाले लोग हैं, जो भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भाई हमारे संसाधन पे, वसाइल पे सबसे पहला हक गरीब आदमी का है। ऐसे लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है कि इनको साबित कर दो कि ये हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है, हिंदू समाज के खिलाफ है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो तखरीबकारी है, इस तरह की जो साजिश है, वो भारत का जो दस्तूर है, जो आईन है, हमारा जो मुकद्दस होली संविधान है, इसके खिलाफ में है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो फंडामेंटल राइट अधिकार, ये सारी चीजें कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट इससे किसी इंसान को महरूम नहीं कर सकती है। और इसी से जुड़ी हुई बात है सिविल लिबर्टीज, जिसको हम कहते हैं शहरी हुकूक। यानी आपको बोलने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको अपनी जिंदगी, अपने धर्म, अपने अपने जो आपकी जो चॉइस है उसके मुताबिक आपको पूरा अधिकार है। आप किससे शादी करना चाहती हैं उसके लिए आपको पूरा अधिकार है। सरकार की जो पॉलिसी गलत है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है। आप अखबार में लिख सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर में बुनियादी हुकूक है। और मैं पॉलिटिकल साइंस में जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक जिक्र आता है कि जो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें हर बातों को खोल-खोल के नहीं लिखी गई। सुन लीजिए, हर बातों को बहुत डिटेल्स में दर्ज नहीं की गई है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में हर बातों को बहुत खोल-खोल के लिखी गई है कि आपके हुकूक क्या हैं, सरकार कहाँ तक आपको रोक सकती है, कहाँ तक नहीं रोक सकती है। तो शायद इस पे बहस चली, तो कुछ स्कॉलर का मानना है कि भारत के संविधान में चीजों को इसलिए खोल-खोल के कह दी गई है ताकि रियासत ये ना समझे, स्टेट ये ना समझे कि भाई हम तो काज़मी साहब को बोलने का अधिकार दे रहे हैं, हम तो आपके ऊपर बहुत इनायत कर रहे हैं, हम तो आपके लिए बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, आपको तो हम बहुत भीख में कुछ चीजें दे रहे हैं। नहीं, बुनियादी हुकूक इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार कितनी भी मेजॉरिटी लेके आ जाए उस बुनियादी हुकूक को छीना नहीं जा सकता है। किसी भी इंसान को बगैर सही कानून को फॉलो किए हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इनकाउंटर पुलिस कभी किसी का नहीं कर सकती है। पुलिस का काम है लोगों को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना। अदालत का काम है सारी चीजों को सुनना और जो सही उसको लगे वो फैसला देना। फिर हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है कि अगर एक अदालत से अगर आप मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप दूसरी अदालत में भी जा सकते हैं। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी को चलने के लिए कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस।
कि भाई तुम्हारा ये काम है, उनका ये काम है, अगर आपकी गलती हो गई तो वहां उसकी इस्लाह हो जाएगी, यानी आप लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सब चीजों को दबाई जा रही है और एक नैरेटिव गढ़ी जा रही है जो कि कभी हिंदुस्तान में था ही नहीं। और इसी सियाक में आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो थे, भारत के एक बहुत बड़े मुजाहिदे आजादी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने जर्मनी में पीएचडी की। वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वो एक जमाने में गांधी जी और नेहरू जी के भी बहुत करीब थे, लेकिन आजादी के बाद वो कांग्रेस पार्टी की जो कारकर्दगी थी या नेहरू जी की जो कामकाज करने का जो तरीका था, उससे वो थोड़े से उनको उनसे इख्तलाफ हुआ और गांधी जी के करीब रहे, लेकिन वो कांग्रेस से अलग हट गए। और उन्होंने पूरी जिंदगी, मैं कहना चाहता हूं पूरी जिंदगी उन्होंने बोलने के अधिकार के लिए, गलत कानून के खिलाफ लड़ने के लिए, और उन्होंने सरकार के दमन के खिलाफ में पूरी जिंदगी वो जेल गए, लड़ते रहे। और जो नेहरू जी के साथ एक जमाने में उनके करीबी दोस्त थे, वो नेहरू जी की भी गलत पॉलिसियों को वो आलोचना करने में पीछे नहीं हटे। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का की लिगेसी है। लोहिया जी 23 मार्च 1910 में आपको फैजाबाद जो है अयोध्या में, वहां पे एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए थे। वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन थे, यानी वो सब्जी खाते थे, गोश्त नहीं खाते थे। वो एक वैष्णव थे। उनके खानदान में लोहा का बिजनेस होता था। वो ताजीर लोग थे। नेहरू और कांग्रेस से उनके बड़े पुराने जमाने से रिश्ते थे। और लोहिया जी ने शादी भी नहीं की और पूरी जिंदगी एक तहरीक में लगा दी। और ये जो 12 तारीख है, जो 12 अक्टूबर है, आज से कुछ दिन पहले उनका दिल्ली के एक अस्पताल में, बहुत ही अफसोस की बात है, देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, उनका इंतकाल हो गया। तो इसी सियाक में हम सब लोगों को लोहिया जी के अंदर में एक बेबाकी है। लोहिया जी के अंदर में एक सबसे बड़ी बात है कि जुल्म के खिलाफ बोलना है। उनका है कि सरकार के दमन के खिलाफ बोलना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैंने इनकलाब के आर्टिकल में लिखा, कि लोहिया जी ने न सिर्फ नेहरू की तनकीद की, लोहिया जी ने न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला उनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ, बल्कि लोहिया जी की अपनी खुद पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, एक जमाने में जब सरकार बनाई हुई थी, जिसको बोलते हैं त्रिवंडकोर कोचिन, एक रियासत होती थी केरला, रियासत के वजूद में आने से पहले 1954 की बात है। तो जब मजदूरों पे गोली उनके अपने चीफ मिनिस्टर ने जब चलवा दी और 8 लोग हलाक हो गए, तो लोहिया जी उस वक्त जेल में थे। जेल से उन्होंने खत लिखा और कहा किसी भी सूरत में मजदूरों पे गोली चलाने की जो कार्रवाई है बिल्कुल गलत है। और पार्टी में इख्तलाफ भी हुआ। 1 साल के बाद उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उसूल के साथ समझौता नहीं किया। आज मैं सोचता हूं कि ऐसे लीडर आज हमारे पास में क्यों नहीं है। आप देखिए, जेएनयू से, जामिया से कितने नौजवानों को झूठे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। कितने वो ब्राइट लोग थे, कितनी अच्छी उनकी सोच थी, एक सेकुलर सोच थी, एक गरीब और महकूम के बारे में सोचते थे। लेकिन सरकार के पास कुछ देने के लिए नहीं है, सरकार के पास कुछ करने के लिए नहीं है। तिजोरी, जो माल तिजोरी पति जो है, तिजोरी लोगों को, अमीरों की तिजोरी भरनी थी। तो इन नौजवानों की जो बातें होती थी उसमें बातों में बड़ा असर था। सरकार घबरा गई और घबरा के इनको जेल के अंदर में डाल दी। और अदालत में भी जिस तरह सरकार का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए आजकल बहुत सारे गरीब लोगों को, जो जो कमजोर लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज लोहिया की जरूरत भारत की सियासत में बहुत ज्यादा है। आपको, हमको, सबको लोहिया की ये जो बेबाकी थी, जो अधिकार के लिए लड़ने की जो ताकत थी, दमन के खिलाफ जेल जाने की जो उनकी हिम्मत थी, इससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। जी। ये अभय कुमार जी, मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं कि अभी ताजा खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया। और जैसा कि आपने बताया कि अदालतों पर भी बहरहाल असर है और दर्जनों लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। अब ये बताइए कि ये डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ बदलते हुए हालात को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? अब से पहले मैं थोड़ा-सा एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक ऑब्जर्वेशन बीच में देना चाहता हूं, वो ये कि आम तौर पर जब कभी
शुरुआत थी तो कभी हफ्ते दो हफ्ते में कोई एक आध खबर अखबार में ऐसी नजर आती थी जिसमें एक वो साजिश का पहलू और बदलते हुए हालात का एहसास होता था। लेकिन अब तो एक दिन के अखबार में ही एक से ज्यादा खबरें ऐसी नजर आती हैं जिसमें बाकायदा लगता है कि बहुत तेजी से उस तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात को आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर कैसे देखते देखिए, अगर आप भारत की तारीख को देखेंगे, तो आप पाएँगे कि भारत कभी भी एक धर्म, एक जात, एक ज़ुबान, एक इलाके का मुल्क नहीं रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ धर्म के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, ये सब लोग आपस में मिल-जुल के लड़ते रहते थे। उनके बीच में लड़ाई अगर कहीं हुई, तो वो लड़ाई अमीरी-गरीबी के बुनियाद पे होती थी, वो लड़ाई धर्म के बुनियाद पे नहीं होती थी। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर अभय कुमार मैं किसान हूँ और आप मान लीजिए काज़मी साहब आप ज़मींदार हैं, तो हमारी और आपकी जो लड़ाई है, वो हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं है, एक मज़दूर की और एक मालिक की लड़ाई है। हैं? और ये मजदूर और मालिक की लड़ाई लड़ना और उसमें मजदूर का साथ देना, ये बात जो है, ये सारे जो धर्म हैं ये कहते हैं। अगर कोई मुसलमान है, अगर वो जज है और वहां पे कोई हिंदू आए और उसको, अगर वो रिक्शा चलाता हो और उसको किसी मुसलमान ने उसका हक नहीं दिया, तो उस मुसलमान का भी ये फर्ज है कि वो हिंदू के ही पक्ष में दे, क्योंकि वो उसको मजहब के चश्मे से नहीं देख रहा है। बिल्कुल। और ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे हजारों वाकयात हैं कि जहां पे जो लोगों ने धर्म से ऊपर उठ के समाज को चलाया, ऐसे ऐसे लोग थे हमारे समाज के अंदर में। लड़ाई और झगड़े भी होते थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्या हमारे घर में झगड़े नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन कभी भी इसको कहते हैं ना, ऑल इंडिया लेवल पे कभी ये सांप्रदायिकता नहीं थी, ऑल इंडिया लेवल पे। जैसे अभय कुमार जी को अगर किसी ने पिटाई कर दी मान लीजिए पटना में, और पीटने वाला कोई मुसलमान हो, तो उसके लिए कोई केरला के अंदर में उसके ऊपर जो हिंदू जो तंजीम जो लोग हैं उस पे एहतजाज नहीं करते थे और ये नहीं कहते थे कि अभय कुमार को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो हिंदू है। ये भी हो सकता है कि अभय कुमार मालिक हो, वहां पे किसी कंपनी के मालिक हो और वहां पे कोई मुसलमान जो मजदूर हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजी लड़ाई को और इक्तसादी यानी आर्थिक लड़ाई को ये फिरका परस्त हमेशा क्या करते हैं, उसको धार्मिक रंग दे देते हैं। हर चीज को धार्मिक रंग है। अरे भाई, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किसी टीचर ने किसी बच्चे को अगर कम नंबर दे दिया, तो वो लड़ाई कमजोर शिक्षक और प्रशासन का है, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान कर देंगे। कोई मान लीजिए कोई लड़का है, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ दिया, किसी मुस्लिम लड़की ने किसी हिंदू लड़के को छेड़ दिया, तो वो एक एक जिनसी मामला है, एक जेंडर का सवाल है कि भाई औरतों के तईन जो होते हैं, मर्द ऐसे ही सोच रखते हैं। मर्द जो होते हैं औरतों को अक्सर इंसाफ नहीं देते हैं, लेकिन उसको हिंदू और मुसलमान कर दिया जाता है। तो बेसिकली इनकी पूरी जो गेम प्लान है समझ लीजिए। और मैं इसलिए दर्शक लोगों से कहना चाहता हूं, हाजरीन से मेरी गुजारिश है कि कभी भी जो भी झगड़ा आपको मजहबी दिखे, 2 मिनट के लिए थोड़े उसके पर्दे को हटाइए, 2-3 अंदर के पर्दे को हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में स्वार्थ है, मफाद है, पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब कुछ ये रुपया का खेल है, ये रुपया का कुर्सी का खेल है। और उसको झांसा देने के लिए लोगों को, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए इसको धर्म का सहारा लिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कदीम भारत में जाएंगे तो कहा जाता है कि कदीम भारत जो था हिंदुओं का बहुत ही ग्लोरियस पीरियड था, गौरवमयी इतिहास थी, अहद ज़रीन था। और जब मुसलमान मिडिवल टाइम में आने शुरू हो गए तो देश बर्बाद हो गया, देश में गरीबी आ गई, कमजोरी आ गई। लेकिन भाई कौन बताए कि जब एंशियंट टाइम में अगर हिंदू लोगों का राज था, तो फिर भगवान बुद्ध को आने की क्या जरूरत थी? फिर जैन धर्म को आने की क्या जरूरत थी? फिर चारवाक लोग क्यों आए? फिर तरह तरह के फिलोसॉफिकल धाराएं क्यों बही? और जब मुसलमान बादशाह अगर सिंध के तरफ से अगर भारत की तरफ लड़ने के लिए आ भी रहे हैं या हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं, तो उससे कई सौ साल पहले शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में मुसलमान साहिली इलाके में भी रह रहा है। और जो साहिली इलाके में जो मुसलमान रह रहा है, वो तो उनको पता भी नहीं है कि लाहौर कहाँ है। उनके जो ताल्लुकात थे वो कहीं और थे। हमारा जो साउथ इंडिया है, उसके ताल्लुका आपको थे साउथ ईस्ट एशिया से था। हमारे जो आप देखिए कि जो केरला थे, उसके ताल्लुकात अरब के ममालिक के साथ थे।
और जो पंजाब और दिल्ली का जो रीजन था, उनके ताल्लुकात जो थे, आपको कहने का मतलब है, आपको ईरान से उनके ताल्लुकात है, कश्मीर के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। तो हम लोग मिलजुल के रह रहे थे, लड़ाई भी कभी ना कभी होती थी, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, लेकिन ऐसा भी होता था कि हिंदू राजा के पक्ष से लड़ने वाला बहुत सारा मुसलमान है, और मुसलमान राजा के साथ से भी लड़ने वाला बहुत सारा हिंदू है। दारा सिकों का और औरंगजेब की लड़ाई हुई तो बहुत सारे राजपूतों ने इनका साथ दिया और बहुत सारे मराठाओं ने उनका साथ दिया। तो जिन लोगों ने दारा सिकों का साथ दिया, वो तो आज के जमाने में क्या हुए कि राष्ट्रवादी हिंदू हो गए, और जो लोग अंग्रेज के साथ लड़े, सॉरी औरंगजेब के साथ लड़े, उनको क्या ये लोग कहेंगे कि ये लोग गद्दार हिंदू थे। तो तारीख बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और पावर जो है ना, पावर जो इक़्तिदार है, जो सत्ता है, इसको जितना ही मिलजुल के इसको शेयर किया जाए, सब लोगों को लेके चला जाए, तो वो सिस्टम बहुत ही टिकता है। अगर सबको इक़्तिदार में जगह दी जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए, तो वो सत्ता जो होती है, वो पावर जो होती है, वो लंबे दिन तक टिकती है, वो निज़ाम ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो डेमोक्रेसी का भी कुछ निज़ाम ऐसा ही है, डेमोक्रेसी के अंदर में, कि भाई जनता होगी, जनता का राज होगा, जनता जिसको चुनेगी वही देश को चलाएगा, किसी एक आदमी की बालादस्ती नहीं चलेगी, किसी एक आदमी के फरमान से नहीं चलेगा कोई बात। किसी एक राजा ने कह दिया कि भाई इसको ले जाओ जंगल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसका कत्ल कर दो, ये सब नहीं चलेगा। एक सिस्टम बनाया गया ताकि आवाम वोट करेगी, नेता लोग जो होंगे जनता के सेवक होंगे। फिर बहुत सारा सिस्टम बनाया गया, भाई अदालत का काम ये होगा कि अदालत ये देखेगी कि कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं कि नहीं। सरकार का काम होगा सरकार चलाना, नेता लोगों का काम होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होगा कि वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर में या असेंबली के अंदर में अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे। पुलिस का काम होगा इन्वेस्टिगेशन करने का, टीचर का काम होगा आपको पढ़ाने का। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग तभी सही माना जाएगा जब समाज के अंदर में कमजोर से कमजोर तबके को आप सत्ता में भागीदारी दे। अगर इस देश में गरीब आदमी भी अगर रिक्शा चला रहा है, तो इसको ये बात का एतमाद होना चाहिए उसके दिल में कि मैं अगर रिक्शा चलाऊंगा और मेरे रिक्शे पर अगर कोई बैठेगा, तो 40 या 50 रुपए जो मेरे रिक्शे की जो कमाई होगी, अगर किसी को मैं मेट्रो स्टेशन से अगर उसके किसी कॉलोनी में लेके जाता हूं, तो अगर कोई मुझे पैसा नहीं देगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पुलिस वाला उस व्यक्ति को पकड़ के 40 रुपए मुझे दिलवाएगा। एक अगर महिला कॉलेज जा रही है, तो उसे ये बात पूरा यकीन होना चाहिए कि हम रात को 12 बजे भी आइसक्रीम खाने जाए। वो उसको आइसक्रीम घर में खाना है कि बाहर खाना है, वो उसकी मर्जी है। आपकी राय हो सकती है कि भाई आप 12 बजे आइसक्रीम खाने क्यों जाती हो? लेकिन सवाल ये है कि जब 12 बजे लोग अ, पब में जा सकते हैं, 12 बजे लोग कहीं स्टेशन पे जा सकते हैं, उसको आइसक्रीम खाना है तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो आइसक्रीम खाने जाए तो उसे इस बात का इसके दिल में डर नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे साथ छेड़छाड़। अगर किसी कॉलोनी में मुसलमान लोग रहते हैं, तो उनको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि भाई पुलिस आएगी और हमें डंडे मारेगी। हमें हमारी एक खास जाति है, हमारा एक खास धर्म है, इसलिए वो डंडे मारेगी, हमको टारगेट करेगी, हमारे इलाकों को बुलडोजर से गिरा देगी। और जो दूसरे जो लोग अक्सरियत है, उनका तो कुछ भी होने वाला नहीं हो, तो कुछ भी कर लें। तो अगर इस तरह की सोच अगर उस अकलियत के दिमाग में आ रही है, तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी काम नहीं कर रहा है। अगर किसी दलित को किसी रेलवे स्टेशन पर जाने में, किसी कॉलेज में इंटरव्यू देते वक़्त, किसी दफ्तर में जाते वक़्त ये बात का डर लग जाए कि अगर लोग जान जाएँगे कि मेरी दलित आइडेंटिटी है, तो लोग मेरे साथ भेदभाव करेंगे, तो इसका मतलब है इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो डेमोक्रेसी के 2 पहलू हैं। पहला, पावर शेयरिंग। आपको गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी उचित स्थान देना है, उचित सम्मान देना है। सिस्टम को ऐसा बनाना है कि उसमें सब लोग समझे कि ये मेरा ही घर है। एक एक दलित साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उनकी एक कविता है, ठाकुर का कुआँ। मैं तो एग्ज़ैक्टली याद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि खेत ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, बाजरा ठाकुर का, हल ठाकुर का, हमारा क्या, ना गाँव ना शहर ना देश, भाई सब कुछ तुम ही ओन करते हो। चिमनी तुम्हारी, ईंट भट्ठी तुम्हारी, खेत तुम्हारा, अनाज तुम्हारा,
अब महल तुम्हारे और हमारा क्या। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, गरीब आदमी और जो ऊंची जाति में भी जो गरीब आदमी है उसको भी भाई आप आगे लाइए। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहला उनको उनको जगह दीजिए, उनको उचित सम्मान दीजिए। और दूसरा डेमोक्रेसी का क्या होता है मतलब कि देश कानून के मुताबिक चले। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो उसके मुताबिक चलेगा। और एक संस्था, एक इदारा जो होगा वो अपने हद में रह के काम करेगा। वो किसी दूसरे के एरिया में स्टेप नहीं करेगा। जैसे पुलिस का काम है कि किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन हुआ उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सामने पेश कर देना। कोर्ट का काम है उस मामलों की सुनवाई करना। सरकार का काम है देश चलाना। जो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। मीडिया का काम है कि वो सही चीजों को दिखाए, गलत चीजों की वो तनकीद करे। और अगर उसको कभी पोजीशन लेना पड़े तो गरीब आदमी को, कमजोर आदमी के पक्ष में वो लिखे। उसको थोड़ा बहुत एक सामाजिक आंदोलन का भी रोल अदा करना चाहिए कि अगर मान लीजिए मुसलमान लोगों के घर को ढहा जा रहा है, अगर मीडिया कहे कि भाई ये तो गलत है। अगर शहर में गलत, अगर मान लीजिए लोगों ने घर बनाया है तो सवाल ये है कि एक दिन में तो घर नहीं बना। तो इसमें अगर आप किसी मुसलमान का घर ढा रहे हैं तो क्या आपने उनको नोटिस दिया? क्या कोर्ट में मामला गया? अगर कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसके घर को ढा दो तो ये भी तो पूछना चाहिए कि जो अफसरान ने उसको अगर हरी झंडी दी थी उनके ऊपर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। आज जब उसका घर ढह भी गया तो चूंकि वो एक इंसान है तो उसके जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स है उसको बचाने के लिए भी आपको रहने और खाने के लिए उसके बाल बच्चे के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसका छोटा सा बच्चा है मान लीजिए 6 महीने का और उसको इस सर्दी में और गर्मी में अगर उसकी जान चली जाए तो उसके लिए तो जिम्मेदार नहीं है। अगर उसके वालिद साहब ने भी अगर घर गलत तरीके से बनाया तो उसमें उस बच्चे की जान बचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेल जोल की सरकार, एक कोalition गवर्नमेंट। और जितने भी संस्थाएं हैं वो कानून के मुताबिक काम करेगी। कानून। और हर संस्थाएं अपने लिमिट में रह के काम करेगी। और किसी को भी इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे कि वो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाए। समझ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी है जो कि हो रहा है बिल्कुल इससे उल्टा। जी। आपने आपने अभय कुमार जी कहा कि देश जो है वो कानून के हिसाब से चलना चाहिए और जी। बिल्कुल सही बात है कि पावर शेयरिंग से ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि देश उस जगह पहुंच गया जहां कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का तकर्रुरी जो है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। अदालत के जो जज हैं वो आपस में कॉलेजियम के जरिए जो तय कर लेते हैं वो सही नहीं है। तो जब ये एक इंडिकेटर है कि हमारा रिपब्लिक, हमारी डेमोक्रेसी कहां पहुंच गई। यहां से वापसी का कोई रिवर्स का कोई रास्ता है कि हालात फिर से ठीक हो सके और सब लोग पावर शेयरिंग का मजा उठा सकें। देखिए डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिन सबसे ज्यादा जिस बात की तरफ लोगों की राय हो जाए वही काम होना चाहिए। लेकिन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ही देना चाहता हूं कि ट्रेन के डब्बे में मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं। उसमें 9 लोग सिगरेट पीना चाहते हैं और एक कोई इंसान है जिसको सिगरेट पीने से एलर्जी है, उसको शदीद तबीयत खराब हो सकती है। तो वहां पे कहेंगे कि भाई वोटिंग करा लो कि सिगरेट पिया जाए या ना पिया जाए। 9 तो कहेंगे भाई जलाओ, हम तो एक एक जलाएंगे पिएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। तो अगर आप डेमोक्रेसी को अगर इस अंदाज में देख रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी को समझ नहीं रहे हैं। डेमोक्रेसी के सीने में खंजर आप मार रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि मेजोरिटेरियनिज्म, ये नहीं होता है। हम्म। हम अक्सरियत का एहतराम करते हैं लेकिन अक्सरियत हमेशा ही सही होगी। या वोट के आधार पर हम कहेंगे कि साहब सूरज पूरब में तो नहीं उगता है, पश्चिम में उगता है। ये नहीं चलने वाला है। हम इक़्तिदार में मान लीजिए कि भारत में सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 270 या 72 सीट चाहिए, हमने 370 ला दिया, 470 भी ला दिया, 500 भी सीट ला दी। और अगले दिन से मैं फरमान जारी कर दिया कि ओखला इलाके के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए वहां पानी और बिजली बंद कर दी जाए।
क्यों? क्योंकि वही वोट नहीं दिया, हमारी मेजॉरिटी है, हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहां पे महकूमों के अधिकारों को बचाया जाए। आप एक बताइए, जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, उसको तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे कमजोर इंसान है, अगर उसके मफाद को आपने नहीं बचाया, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। यानी अगर बाबा साहब अंबेडकर उस ट्रेन में बैठे होते और ये झगड़ा होता, तो बाबा साहब अंबेडकर कहते कि देखो, संख्या के बल पे सरकार चलाना ये डेमोक्रेसी नहीं है। हमने एक इलेक्शंस की प्रक्रिया बना दी है कि चलो भाई, जिसको ज्यादा वोट आएगा उसी को हम एमपी मानेंगे, लेकिन उस एमपी को और उस सरकार को कानून के मुताबिक चलना है। और मैं ये बात बता के जा रहा हूं कि अगर गरीब लोगों के अधिकार, कमजोर लोगों के अधिकार, वंचितों के अधिकार अगर किसी सिस्टम में नहीं दिया जा रहा है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। तुम कितने भी इलेक्शंस करा लो, रोज कराओ इलेक्शंस, रोज कराओ, क्योंकि अगर आपकी नीयत खराब है तो आप रिगिंग कर करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं। आप देखिए, ये जो डिक्टेटर जो होते हैं उनको तो 98% वोट आते हैं। आप देखिए 98%, 99%। तो चूंकि इंसान ने इलेक्टोरल प्रक्रिया बनाया है, तो इंसान चाहे तो उसको रिगिंग भी कर सकता है। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल रिगिंग कर सकता है। इसलिए एक वैल्यू भी एक अहमियत चीज होती है। एक इंसान का दिल दुखना चाहिए अपने भाई को देख के। अगर कोई इंसान 4 रोटी खा रहा है, उसका पड़ोसी भूखा है, तो अगर 2 खा ले और 2 उसके साथ शेयर कर ले, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ताकत का और संख्या का बेजा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि कमजोर से कमजोर लोगों को ऊपर उठाना है। और एक फैसला लेने का एक वोटिंग का सिस्टम होता है, एक काम चलाऊ होता है कि चलो यार, 5 ने ये बात कही तो 4 ने ये कही, तो चलो 5 ही की बात मान लेते एक। क्योंकि क्योंकि लोगों की राय अलग अलग होती है, तो एक तो सिस्टम निकालना पड़ेगा ना, एक सिस्टम निकालना पड़ेगा। लेकिन कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो संख्या है वही सब कुछ है। इसीलिए डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इक्तदार का बंटवारा, ताकत का बंटवारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण, हिंदी में कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। यानी जो इक्तदार की मरकजियत है, वो डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ है। अगर एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर आ जाएगा, तो अपनी मनमारी मन की बात करेगा। और जब मन की बात करेगा, तो वही पुराना राजशाही आ जाएगा कि हम जिसको सुबह कहेंगे वो सुबह है, जिसको शाम कहेंगे उसको आपको शाम मानना पड़ेगा आपको। तो हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को, लेकिन वो ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं कि संविधान को ले जाके वो कह देंगे कि भाई हम तो इसको नहीं मानते, हम तो कल से इसको जैसा मन करेगा ऐसे चलाएंगे। नहीं, संविधान के अंदर में सारी बातें खोल खोल के इसलिए लिख दी गई है, और काबिल जज साहिबान को रखा गया है कि आप कानून के मुताबिक इन चीजों को आप एक तरह से, आप जो सरकार को समझिए कि सरकार एक एग्जामिनर हो गया, सॉरी माफ कीजिए, एक स्टूडेंट हुआ जो अपना पेपर लिखता है। आप पेपर में क्या लिखेंगे ये आपकी आजादी है, लेकिन एक आंसर शीट समझ लीजिए, एक आंसर शीट, मॉडल आंसर शीट जो होता है, वो पेपर चेक करने को दे दिया जाता है और उसकी रोशनी में पेपर चेक किया जाता है। तो उसी तरह से सरकार कानून बना देगी, लेकिन जो हमारा संविधान है वो हमारे लिए मॉडल आंसर पेपर है। उसको सामने रख के जज साहब उसको चेक करेंगे, और उनको लगता है भाई ये तो काम ठीक है, तो आप उसके उनको एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि भाई संविधान के अंदर में बात हो रही है आम की, और तुम लिख रहे हो यहाँ इमली, संविधान के अंदर में बात हो रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं बराबर, औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है, सबके बराबर हुकूक है, धर्म के आधार पर तुम कोई कानून नहीं बना सकते हो, धर्म के आधार पर तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो, तुम लोगों को छुआछूत नहीं कर सकते हो, तुम औरतों को कम पैसा नहीं दे सकते हो, बोलने से तुम किसी को रोक नहीं सकते हो, जीने का अधिकार जो होगा एब्सोल्यूट होगा। बड़ा सा बड़ा मुजरिम को भी जब गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसको भी सारी तरह की कानूनी मदद दी जाएगी। ये सब सारी कानून के अंदर में किताब में लिखी गई है। लेकिन अगर आप कानून बनाएंगे कि देखिए भाई, हम बाहर के जो मजलूम लोग हैं उनको तो लाएंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं लाएंगे, तो ये कानून की जो किताब है उसके खिलाफ चला गया। हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे सुनो, तुम ये साबित करो कि तुम मुजरिम नहीं हो। अरे अजीब बात है, कानून ये कहता है कि जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए, तब तक उसको कसूरवार नहीं माना जा सकता है। और अब क्या कानून आ रहा है, सुनो, तुम जो हो, तुमको हम पकड़ के लाएंगे, अब तुम साबित करो 10 साल तक कि तुम कैसे
मतलब बेकसूर हो। आप देखिए बिना नोटिस के लोगों को घर को तोड़ा जा रहा है, तो जुडिशियरी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसको अदा करना है। हमारे देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, यानी अदालत पूरी तरह से आजाद है। सैलरी सरकार से आती है, लेकिन सैलरी सरकार से आने का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के सामने उसको झुकना है। उसके लिए जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वो है संविधान, कानून। अगर हम किसी अखबार में नौकरी करते हैं, काज़मी साहब मैं भी पत्रकार था पहले, आप भी पत्रकार हैं, अगर हम किसी अखबार में नौकरी करते तो सैलरी भले हमारी कंपनी आपको देती है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी जो है आवाम के प्रति है, संविधान के प्रति है। ये नहीं कि हमने स्टार वर्ल्ड में नौकरी कर ली, तो स्टार वर्ल्ड जैसा कहेगा हम वैसा कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। पुलिस भी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित जो है संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को ये लोग कहीं न कहीं उसके अंदर में छेद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने लोगों को बिठा दो, लेकिन ये है हिंदुस्तान तो बहुत ही बड़ा मुल्क है, सबको तो आप नहीं अपने अपने लोगों को बैठा सकते हैं, उनको डर लगता है क्योंकि सरकार अंदर से डरी हुई है, खोखली सरकार है। अगर गरीब मजदूर के लिए काम करती तो ये सरकार जो है ना इसको इतना डरना नहीं पड़ता, इतना दमन नहीं करना पड़ता। और यही बात मैं एक बार फिर आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जो राम मनोहर लोहिया जी हैं, इनको हम लोगों को याद करना होगा क्योंकि ये बहुत ही बेबाक इंसान थे। ये हर दूसरे दिन जेल जाते थे और उसूल के व्यक्ति थे और उनको 1955 के करीब में पानी टैक्स के खिलाफ जब ये सत्याग्रह कर रहे थे तो इनको जेल में डाला गया। तो उस जमाने में एक 1935 स्पेशल एक्ट होता था जो खुसूसी अख्तियारियत से मुतालिक एक कानून होता था। तो उसको इन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी ने हम लोगों को आजादी की लड़ाई के दौरान सिखाया कि अगर गलत कानून है तो ज़मीर की आवाज सुनो और उस बुराई के खिलाफ तुम बोलो, तुम अपनी गिरफ्तारियां दो। तो अगर किसी डेमोक्रेसी में अगर बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, गलत कानून के खिलाफ एहतजाज करने का अधिकार नहीं है, तो आप न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आप फाड़ रहे हैं, बल्कि आप महात्मा गांधी और देश की आजादी की पूरी विरासत को आप खारिज कर रहे हैं और खुद अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं और जो सही में देशभक्त है उनको गद्दार वतन कह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी। ये सोशल मीडिया पे बहरहाल एक हद तक ही हम बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकते। अगले हफ्ते हम फिर आपसे बात करेंगे और आपने राम मनोहर लोहिया जी के जो विचार और उनका नजरिया पेश किया वो बहुत ही अहम है, सबको याद रखना चाहिए। आपने ये भी बताया कि ये खोखली सरकार है, डरी हुई सरकार है और अगर कहीं किसी को मजलूम को उसका हक नहीं मिलता तो वो संविधान की खिलाफ वर्जी है। और आपने ये भी बताया कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी है, इंसाफ सबको मिले वो डेमोक्रेसी है। लेकिन एक सोच है, एक अंदाजा है, कुछ लोगों का कहना है कि जस्टिस लोया के साथ जो कुछ हुआ उससे जुडिशरी को एक मैसेज देने की कोशिश थी। शायद उसके बाद बहुत सी चीजें तब्दील होती चली गई और अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए कि हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री जो है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा किस हालात से देश गुजरता है, लेकिन हमें उम्मीद बाकी रखनी चाहिए, हालात बेहतर हों और फिर से देश उसी तरह से मजबूत हो और सभी मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएं, तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।